mentions? Yeah. Special mentions. Dr. Ajit Madhav Rao, Kopsade. Not present. Not present. A.D. Singh, Not present. Sri Maya Narolia. सभापति महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने मुझे इस विशेष उल्लेख के लिए बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। नर्मदापुरम से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री राजधानी नई दिल्ली की ओर यात्रा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, लेकिन इस मार्ग पर कोई भी सीधी सुपरफास्ट और आधुनिक श्रेणी की ट्रेन उपलब्ध नहीं है। इसलिए यहाँ के यात्रियों को भोपाल या इटारसी होकर यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता लंबे समय से वंदे भारत अथवा राजधानी जैसी तेज एवं सुरक्षित ट्रेन सेवा की मांग कर रही है। यह सुविधा छात्रों, नौकरी पेशा व्यक्तियों, व्यापारियों और यात्रियों सभी के लिए अधिक आवश्यक है। मैं सरकार से इस समस्या के निराकरण के लिए आग्रह करती हूं कि नर्मदापुरम से दिल्ली के बीच सीधी वंदे भारत या राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का अध्ययन किया जाए। एक और विकल्प है इसके लिए कि भोपाल से हमारी जो वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसको नर्मदापुरम और इटारसी बढ़ाया जाए, तो इससे यात्रियों को भी बहुत सुगमता प्राप्त होगी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा करती हूं। धन्यवाद। Dr. Kanimoli N.V.N. Somo, Sri Maharaja Sanojaba Laisemba. Thank you, sir. Sir, the subject of my special mention is demand for inclusion of Sanamahi as a separate religion in the census of India. Sir, the Manipur Legislative Assembly, through an unanimous resolution adopted on 5 August 2022, had urged the Registrar General and the Census Commissioner of India to include Sanamahi as a separate religious category. The resolution reflects not only the collective voice of states' elected representatives, but also the long-standing sentiments of the Meitei community, for whom Sanamahi is an indigenous and ancient faith with unique religious practice, rituals, and the cultural heritage. Despite repeated appeals from scholars, civil society organizations, community leaders, and religious boards or authority like Langtong Sanamahi Temple Board and Uttara Sangnen Sanakonung, etc., the absence of an independent enumeration code for Sanamahi has led to misrepresentation and a dilution of the religious identity of its followers. Thousands of individuals continue to identify with Sanamahi in practice, yet have no appropriate category to record their faith in the census schedule. Recognizing Sanamahi as a distinct religion would ensure accurate demographic representation, safeguard cultural heritage, and uphold the constitutional principles of religious freedom and identity. So I urge upon the government to include Sanamahi as a separate religion in the census of India and issue a clear directives to the census authorities accordingly. Thank you, sir. Sri Ramji Lal Suman, Dr. Fawzia Khan, Sri Mahendra Bhatt. महोदय, सब्जेक्ट है चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने के संदर्भ में। सभापति महोदय, गौरा देवी जी उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की जोशवट विकास खंड के
रैणी गांव की भोटिया जनजाति की ग्रामीण महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृशक्ति के द्वारा वृक्षों के आलिंगन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। आज आंदोलन के 51 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को इस सीमांत क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जब पेड़ों को काटने वाले ठेकेदारों द्वारा पेड़ काटने के लिए मजदूरों को भेजा। तब गौरा देवी जी के नेतृत्व में महिलाएं इन पेड़ों पर चिपक गई। उन्होंने कहा, पेड़ों को काटने से पहले उन्हें काटा जाए। इस आंदोलन की गूंज को भारत सहित संपूर्ण दुनिया ने सुना। चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण बड़ा मुद्दा बना दिया और यह आंदोलन भारत के हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार राज्यों तक फैल गया। इस आंदोलन का ही परिणाम रहा कि तत्कालीन भारत सरकार ने 15 वर्षों तक हिमालयी राज्यों में पेड़ कटान को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के संघर्षों की कहानी है। जंगल प्रकृति के लिए कितने मूल्यवान है, उस समय के आंदोलन गीत में निहित है। चिपका डालियों पर न कटन देवा, पहाड़ों की संपत्ति अब न लूटन देवा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस महान विभूति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, श्री लगर सिंह सिरोया। बहुत बहुत स्वागत आपका चेयरमैन साहब। कर्नाटक की 6 करोड़ जनता की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत। सर, अर्जेंट नीड फॉर बैलेंसिंग हेरिटेज preservation and tourism promotion, sir. Sir, I bring to House's attention to the critical state of our national heritage exemplified by Hampi, the magnificent open-air museum and a profound testament to the Vijayanagar Empire's glory, sir. Following the Honorable PM's recent call to citizens to visit 25 heritage sites, we must urgently balance tourism promotion with effective long-term heritage conservation, sir. Recently, media reports highlight serious concerns at Hampi, unchecked vegetation on monuments, stalled restoration work, and an expert vulnerability assessment raised doubts about the adequacy of current management by concerned agencies. Sir, my recent interaction with experts following the launch of publication of Hampi, which I had the privilege to support, underscored the deep concerns for preservation. Our irreplaceable cultural treasures demand a sustained national commitment. Excessive, often unruly tourism directly causes heritage degradation, sir. We must consider international best practice, including regulating or limiting tourist numbers of critical sites during the peak period, sir. I therefore urge the Union Government to mandate the Archaeological Survey of India to urgently devise a comprehensive national level formula to actively and sustainably balance heritage preservation and tourism management across all our heritage sites. The government must also launch a sustained national campaign to educate citizens on the profound value of our heritage and the vital importance of our preservation. Hampi is a jewel of Indian history. Its protection and that of all such sites is a paramount national and global responsibility. Let us act now to ensure the magnificence of our heritage endures. Thank you very much, sir. Dhanyavad. श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, डॉक्टर दिनेश शर्मा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आपने साइबर अपराध और इसका गरीब नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का विशेष उल्लेख करने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, तकनीकी प्रगति के साथ साथ साइबर अपराधों का प्रसार हमारे लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं ने जीवन को सरल बनाया है, वहीं साइबर अपराधियों के लिए लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चुराना और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना उनके लिए आसान हो गया है। फिशिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन ठगी और हैकिंग जैसे अपराध आम हो गए हैं।
इसके कारण नागरिक, विशेषकर गरीब और तकनीकी रूप से कम जागरूक लोग बड़े नुकसान का शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत की कमाई डिजिटल माध्यमों में सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपर्याप्त जानकारी के कारण साइबर अपराधों का वे शिकार हो जाते हैं। साइबर सुरक्षा के अभाव में गरीब वर्ग के लोग जो इंटरनेट की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह परिचित नहीं हैं, अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। उनके लिए किसी भी तरह की आर्थिक क्षति एक गंभीर आघात है, जिससे उबरना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में भी गरीब नागरिकों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए मानसिक और आर्थिक संकट का कारण बनते हैं। साइबर अपराधों की समस्या से निपटने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मान्यवर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। साइबर सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाया जाए ताकि गरीब और अशिक्षित नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। गरीब वर्ग के लिए डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया सरल बनाई जाए और साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता गांव और नगर स्तर तक पहुंचाई जाए। स्थानीय पुलिस को साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाए और इन मामलों में गरीबों की सहायता हेतु विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गरीब नागरिकों की सुरक्षा हेतु डिजिटल सुरक्षा पर यथासंभव आवश्यक कदम उठाए जाएं। श्री राघव चड्डा, श्रीमती रेखा शर्मा जी। Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to demand for putting my demand for gender-safe, smart public transport for small and medium towns. I draw attention of government to a fundamental requirement for women's empowerment and economic participation, the need for safe, reliable, and modern public transport system in India's small and medium towns. While metropolitan cities have seen improvement in bus fleets, metro services, and surveillance systems, thousands of women in Tier 2 and Tier 3 towns still face daily challenges simply in commuting to school, colleges, workplaces, hospitals, or markets. I humbly demand the creation of gender-safe, smart transport network across such towns. These need not be heavy infrastructure projects, but they can be practical, affordable, and quick implementable. A key component of this initiative should be electric minibuses, fleets, which is ideal for narrow town roads, ensuring frequent, reliable, and low-emission mobility from early morning to late evenings. Equally important are small safety features, including GPS tracking, linking to a public dashboard, CCTV surveillance inside buses and at major stops, panic buttons connected to centralized control rooms, and live tracking mobile apps for women passengers. Many women hesitate to use public transport after sunset because bus stops are poorly lit. Solar-powered LED lighting, CCTV-enabled shelters, and clean seating arrangements can make a significant difference. Transport planning must also consider women-focused routes and timings, covering girls' colleges, nursing institutes, industrial areas, and marketplaces with reliable evening return services. Additionally, employing women as conductors, supervisors, and control room staff will enhance confidence and create dignified employment. Safe mobility strengthens women's access to education, employment, entrepreneurship, and social participation. I urge the government to look into it. Thank you, sir. श्री सामिक Patacharya ji. Thank you, sir, for allowing me. Indian Railways has made a major progress in safety, passenger facilities, cleanliness,
and modernization under the leadership of our Honorable Prime Minister. West Bengal has also benefited greatly through the new services and better infrastructure. However, the passengers traveling on local and express trains in Southeastern Division, headquartered at Garden Reach, Kolkata, are now facing frequent delays, cancellations, and disruptions. These problems occur due to infrastructure work, technical issues, and other operational reasons. The division handles important routes connecting Kolkata with major cities like Mumbai, Chennai, and carries many tourists, patients, and long-distance travelers. People from West Bengal, as well as neighboring state Bihar, Jharkhand, Odisha, depend on heavily of these trains. This repeated disruption causes serious inconvenience, especially to the patients traveling for urgent medical treatment. Although officials in the divisions are trying to manage the situation, more focused intervention is needed. Therefore, I request the Government of India to kindly look into the matter and take steps to improve train punctuality and operations in Southeastern Division at the earliest. Thank you, sir. Shri Dejveer Singh ji. धन्यवाद सभापति जी। सब्जेक्ट कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में हाल के महीनों में बढ़ते वायु प्रदूषण और जल प्रबंधन से जुड़ी गंभीर चुनौतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य के प्रमुख शहर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ लगातार देश के अत्यधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल होते रहे हैं। खराब वायु गुणवत्ता न केवल लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, विद्यालयों, परिवहन और जनजीवन पर भी गहरा असर डाल रही है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता सीमित है, जबकि औद्योगिक अपशिष्ट का अनुचित निस्तारण और भूजल का अनियंत्रित दोहन स्थिति को और गंभीर बना रहा है। प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी कमियां भी सामने आई हैं, जिनके कारण सुधारों की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। प्रदूषण प्रभावित शहरों में स्वच्छता हवा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी और समयबद्ध क्लीन एयर एक्शन प्लान लागू किया जाए। नंबर 2, औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण और उत्सर्जन मानकों की कड़ी निगरानी के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए। नंबर 3, भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाए। अंत में सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ हवा और सुरक्षित जल उपलब्ध हो सके। थैंक यू। श्री संजय सेठ जी। धन्यवाद सर। मेरा सब्जेक्ट है कंसर्न ओवर MSME एक्सपोर्टर्स अफेक्टेड बाय US टैरिफ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर 6.5 करोड़ से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं, जिन्होंने देश में 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। देश की GDP में 30% से अधिक और एक्सपोर्ट में 45% से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाला यह सेक्टर आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। सरकार द्वारा PM विश्वकर्मा और PMEGP जैसी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को जो सहायता दी जा रही है वह सराहनीय है, लेकिन वर्तमान में अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ के कारण हमारे MSME एक लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं।
टेक्सटाइल, लेदर और हैंडीक्राफ्ट जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स का माल गोदामों में फंसा है और कैश फ्लो पूरी तरह से रुक गया है। भुगतान में 90 दिनों से अधिक की देरी होने के कारण कई छोटी इकाइयों के खाते एनपीए घोषित होने के कगार पर है। संकट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बैंकिंग राहत की आवश्यकता है और इसलिए मेरा सरकार और आरबीआई से विनम्र आग्रह है कि इस संकट के समाधान हेतु एक यूनिफाइड रिलीफ मेजर लागू किया जाए, जिसके माध्यम से आरबीआई उन खातों के लिए वन टाइम फॉरबेरेंस विशेष छूट प्रदान करे जिसकी किस्तें टैरिफ के कारण रुकी हैं, ताकि वे एनपीए ना बने। साथ ही निर्यातकों को वर्किंग कैपिटल को सुचारू रखने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और रिपेमेंट मॉरेटोरियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यदि समय रहते एमएसएमई उद्यमियों को ये आर्थिक सहायता मिल गई तो हमारे 28 करोड़ रोजगार सुरक्षित रहेंगे और वो विकसित भारत के लक्ष्य में अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। श्री त्रिची शिवा, श्री संत बलबीर सिंह जी। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 3rd December 2025.